हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्स्टेंट वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। जिसमें मैंने कहा था आपको बताया था वहाँ पर सब जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो सारी चीज़ें हो गई थी वहाँ पर सेक्शन से। सेक्शन बी जो हमारा जोन है यहाँ पर मोल कॉन्स्टेंट वॉल्यूमेट्रिक में, इसमें हम लोग PYQs करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो PYQs का जोन होगा वो जेई मेंस का होगा, उसके बाद हम नीट के करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जेई मेंस के जो PYQs हैं पिछले कुछ सालों में आए हैं उसके क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जेई मेंस के PYQs में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अगर बात करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस जो थे हमारे वो सेक्शन ए में थे। अब यहाँ पर उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि एक रिएक्शन दिया गया है N2 + 3H2 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट ऐसे इसके नीचे लिख ही दिया गया था, 20 ग्राम नाइट्रोजन है और 5 ग्राम हाइड्रोजन है। कहा गया कंसिडर द अबव रिएक्शंस, द लिमिटिंग रीजन्स, द रिएक्शंस एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। इस रिएक्शन में जो भी डाटा दिया गया इसको देख करके आपको ये बताना है कि रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और दूसरी चीज़ है आपको जो दूसरा इसी के साथ बताना है कि अमोनिया कितना मोल बनेगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये जो रिएक्शंस यहाँ पर लिखी गई है N2 + 3H2, ये बना रहे 2NH3, ठीक है जी। और आपको बताइए इनके मासेस दिया, ये 20 ग्राम है और ये 5 ग्राम है। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है जब भी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कितना बनेगा, तो आपको तुरंत समझ में आना है कि वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। और यहाँ पर वैसे ही बोल दिया कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट्स है, तो आपका पहला काम क्या होगा पता है, मास दिया, मोल दिया होता तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट तुरंत के तुरंत बता लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि कॉफिशिएंट से तुरंत डिवाइड करने लगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना 28, और इनका जब मोल निकालेंगे तो इनके मास को मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2, और जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आप इसको 5 से अगर करेंगे तो यहाँ पर 4 4 5 6 20 और 4 से 28 हो जाता है ना। तो 5/4 को अगर करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा ना, 7 7 ऐसे समथिंग करके आ जाएगा, 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है। और इनको हम लोग करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। याद रहे अभी जो आया है वो क्या आया है, मोल आया, क्या आया है, मोल। तो अब हमें अगला काम करना है, अब आगे बढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ। और लिमिटिंग रिएजेंट मैंने कहा था हम क्या करते हैं, जो भी मोल्स आए हैं उनके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो बताओगे ये तो 0.7 ही हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इनके पास आते हैं, इनके हिसाब से जब हम LR की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो LR कैसे निकालेंगे, मैंने कहा मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे। 2.5 को हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको बताया 3 से 3 8 24, यहाँ पर 0.8 समथिंग करके यहाँ पर 3 3 83 के आसपास ऐसे आ जाएगा। तो हमें क्या देखना होता है, जब मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो भी रिएक्शन में कोफिशिएंट है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में, तो जिसके वैल्यू यहाँ पर कम आएगी उसी को मैंने कहा था, उसको हम एक नाम ऐसे दे देते, कह देते वो वैल्यू ऑफ LR, ऐसे एक ट्रिक से इसका नाम दे देते वैल्यू ऑफ LR। और जिसकी वैल्यू कम आई होगी वही हम कहेंगे यही हमारे इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ हमारा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसी की वैल्यू कम आई, इसकी 0.8 है, 0.7 है। तो आपको बताया दो ऑप्शंस में हाइड्रोजन है, वो तो कैंसिल हो गया। अब नाइट्रोजन वाले ऑप्शंस यहाँ पर अभी जिंदा है, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा तो उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ LR। मैंने कहा था वैल्यू ऑफ LR किसको कहेंगे, जब मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू कम है उसकी कम वैल्यू को एक नाम देते थे वैल्यू ऑफ LR। तो जब यहाँ पर आपको पता है 0.7 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 1.4 के आसपास ऐसे समथिंग आपका आ सकता है, ठीक है, इतना मोल। तो इस हिसाब से आपका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बताओगे, सी वाला 1.4 समथिंग करके है, तो इतना मोल बचेगा बनेगा अमोनिया का, और लिमिटिंग रीजन कौन होगा, नाइट्रोजन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया, करे कंसीडर द रिएक्शंस, एक रिएक्शंस उन्होंने पहले से ही लिख दिया है, और कहा गया द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। 110 ग्राम KNO3 को बनना है यहाँ पर, तो कितना नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज होगा, तो ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ये देखना है, इसके 4 मोल तो इसके कितने मोल, 3 मोल, ठीक है।
इसीलिए रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमें किन दो लोगों पर फोकस करना है, जिनका अमाउंट दिया है उनके ऊपर और जिनका अमाउंट पूछा जा रहा है उनके ऊपर। पूछा जा रहा है इनका अमाउंट, ठीक है, और दिया है इनका अमाउंट। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उनके कितने कितने मोल हैं। तो आप बताओ कि इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में हमें ये समझ में आ रहा है कि इनके 4 मोल हैं, है कि नहीं, और इनके कितने 3 मोल हैं। अब देखो मास की ही बात चल रही है, क्योंकि अब इस मोल को हमें कौन से टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला इनका मास दिया है और इनका मास पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट, और सारे ऑप्शन में मास है। तो अब हमें तुरंत के तुरंत क्या करना है, इनका ये देखना है कि 4 मोल का मास इनका क्या होगा। हर किसी को पता है अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो उसका जो मास होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर होगा। तो अगर 4 है तो आप बताओगे 4 इंटू नाइट्रिक एसिड का 63 होता है, इतना ग्राम, 4 मोल का मास इसका इतना हो जाएगा। और KNO3 का अगर हम निकालेंगे तो KNO का यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पोटेशियम का 39 दिया है, अब इसका निकालेंगे तो एक पोटेशियम का 101 होता है, आप वहाँ पर कैलकुलेट करना। और यहाँ पर कितने 3, तो 3 इंटू 101, इतना ग्राम आपका क्या हो जाएगा, KNO3। अब चलो इसको हम व्यवस्थित करते हैं। जिसकी वैल्यू पूछा जा रहा है उसको हम राइट साइड लिखेंगे, जिसकी वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ पर लेफ्ट साइड, यूनिटरी मेथड से इसको करते हैं। कैसे करेंगे समझो, जब यहाँ पर इसको हम करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, ऐसे कहेंगे, अब बताओ यहाँ पर इतना 3 इंटू 3, अब बताओगे 303 ग्राम ऑफ KNO3 प्रोड्यूस्ड बाई कितने से। अब बताओ कि यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 6 4 3 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, इतना ग्राम ऑफ HNO3। इस रिएक्शन से साफ साफ दिख रहा है, इनका मास 3 मोल का, इनका 4 मोल का। तो अब इतना हो जाता है। अब अगर सवाल आता है 1 ग्राम का हिसाब बताओ, आप बताओ कि 1 ग्राम ऑफ KNO3। अगर 1 ग्राम यहाँ पर KNO3 का अगर हम लोग देखते हैं, KNO3, तो 1 ग्राम जब KNO3 का निकालेंगे तो यहाँ पर करेंगे 252 अपान 303, ठीक है, इतना 1 ग्राम का आ जाएगा, इतना ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है ये। और हमसे कितने ग्राम का पूछा जा रहा है, कह रहे 110 ग्राम का हिसाब बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 ग्राम का आपको पता चल जाए फॉर 110 ग्राम ऑफ KNO3, ठीक है, तो इसका जब देखेंगे तो आप बताओगे 252 अपान 303 इंटू 110। अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसके अमाउंट्स मिल जाता है। और जब हम सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो आपकी वैल्यू लगभग 91.5 इतना ग्राम आ जाता है। आया समझ में, बस यूनिटरी मेथड से आपको करना था। बैलेंस केमिकल रिएक्शन अच्छी बात थी, उन्होंने ही करके दे दिया था, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हम कहेंगे कि यहाँ पर KNO3 का मास दे करके इनका मास पूछा जा रहा था, हम कहेंगे इनके 3 मोल का मतलब 303 ग्राम, 303 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस होता है। 4 इंटू 63 का मतलब यहाँ पर 252 ग्राम से, तो 1 ग्राम का निकाल लिया, फिर 110 ग्राम का निकाल लिया, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़े। ये सब जेई मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पर जो हैं उनको आप देख रहे हैं, जो आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उनसे जो पूछे गए क्वेश्चन है वहाँ पर है, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, या फिर जिसको हम नॉर्मली मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्री का नाम देते हैं। चलिए फिर से बड़ी अच्छी बात है, ये जेई मेंस वाले रिएक्शंस लिख देता है। नीट में तो रिएक्शंस भी जल्दी नहीं लिखता है, वो कहता है रिएक्शंस खुद बना लो। लेकिन ठीक है, अगर वो रिएक्शंस अगर हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में है तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाता है। अगर कोई और बाहर की रिएक्शंस है तो अच्छा होगा कि वो रिएक्शंस लिखी दे। जैसे अगर इस रिएक्शंस को देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि HCl से रिएक्शंस कर रहा है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। और फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं कंसीडर द अबव रिएक्शंस, व्हाट मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का क्या मास लगेगा, दैट विल फॉर्म 250 ग्राम 250 ml of 0.76 मोलर HCl रिएक्ट विद 100 ग्राम द कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है। तो हमसे कुल मिला जुला के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इनका अमाउंट। हमें इनके बारे में जानकारी और इनके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हो रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दे करके प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछा जाए,
तब भी हम वहाँ पर लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा कर सकते हैं, एक मोल का कॉन्सेप्ट लगा करके कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट के अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, CaCO3 to HCl जिनकी बात हो रही है उन्हीं में फोकस करना है। CaCl2 हमें क्या गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको बताया गया इसका मास 1000 ग्राम है, इनका मास। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाता है। और HCl की अगर बात करते हैं तो HCl के लिए क्या दिया हमें, ये इतनी कहानी HCl की है ना, ये कह रहे 250 ml 0.76 मोलर। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और इनका हमसे पूछा गया है मास। ठीक है, यहाँ पर मास, तो इनका हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर मास पूछा जा रहा है, यहाँ पर इनका मास हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर हमें इनका अमाउंट पूछा जा रहा है प्रोडक्ट का, तो अगर इसको ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से हम लोग करें तो हमें करना क्या है? तो याद रखना है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है सबके ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम आएंगे, ठीक है, उसी के ही ग्राम इक्विवेलेंट को उठा करके प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के हम बराबर कर देते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर अगर हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, अगर उसको निकाला जाएगा तो सबको पता है यहाँ पर मास क्या हो जाता है अपान इक्विवेलेंट वेट। अगर सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालने जा रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको पता है कि मास अपान इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूँ CaCO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है और X की वैल्यू आपको पता है 2 + 2 - होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है, ये मुझे बताना था। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें इसका ग्राम इक्विवेलेंट हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मास इसका 1000 है अपान इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट कितना 50, तो आ जाएगा कितना ये 20, ये इतना ग्राम इक्विवेलेंट है। फिर हम आते हैं इनके ग्राम इक्विवेलेंट। इनके ग्राम इक्विवेलेंट को अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कहेंगे m × v × x अपान 1000, ये वाला कॉन्सेप्ट। m की वैल्यू 0.76 × v आपको पता है 550 और x की वैल्यू इनके लिए क्या हो जाती है 1 अपान, चूंकि वॉल्यूम आ रहा है ml में तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। सबको 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 0.76 अपान 4 कर देते हैं, तब बताओगे यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 9 = 36, 0.19। और तो ये 20 है, 0.19 है, तो छोटा कौन है ये। और मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, उसी के ही ग्राम इक्विवेलेंट को उठा करके प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि CaCl2 का अगर हमसे ग्राम इक्विवेलेंट पूछा जाए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कितना, ये जो जिसकी वैल्यू कम आई है वो 0.19, और जिसकी वैल्यू कम आती है वो हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, सेम अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर, लेकिन हमसे ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ी ना पूछा, हमसे कह रहे हैं मास बताओ। तो मास बताने के लिए अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास अपान इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का बराबर 0.19। और कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मास अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना, ये 40 से 35.71 हो जाएगा, 2 का है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 111। और आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 कैटायन और टोटल 2 एनायन है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, तो बराबर 0.19। अब देखेंगे यहाँ पर आपका 55.5 आ जाता है, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 0.19 × 55.5। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग यहाँ पर वो 10.545 ग्राम, तो इतना आ जाता है। ठीक है, ये भी तो हमें क्या करना था यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का हम क्या करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, जो भी अमाउंट दिया था चाहे जिस फॉर्म में दिया होगा, हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग निकाल लेते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद जिसके ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कम है
उसी के ही उठा करके प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। और प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करते ही तो अब आपको देखना है कि हम प्रोडक्ट का कौन सा अमाउंट निकालना चाहते हैं, मास का। तो मास वाला फॉर्मूला लिखा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का आपको बताया, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, मॉलिक्यूलर वेट 111 होगा और इसकी वैल्यू 2 से डिवाइड कर देते हैं एक्स की वैल्यू, और आपका सॉल्व करते हैं ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबर्शन इज। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथेन का वो कंप्लीट कंबर्शन की बात कर रहे हैं, और आपको बताया जितना कार्बन उतने का क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, मतलब यहाँ पर 2H2O बन जाता है। हिसाब को सही से लिखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग के साथ अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर 2 का ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 हो जाएगा, 4 का आधा यहाँ पर 2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बताया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन, याद रखना इसका मोल पूछा जा रहा है। ज़्यादातर केसेस में मास पूछता था, यहाँ पर मोल पूछा जा रहा है। कब? जब कह रहे 11 ग्राम CO2 बनेगा। चलो अब इसको साइड में रखते हैं। अब हम देखें इसके इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में इसके 1 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल का इन्वॉल्वमेंट है। अब याद रखना इनके मोल की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है मोल तो निकालेंगे, लेकिन अब इनके अगर बात करते हैं मास दिया गया तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इनका 1 मोल, ठीक है, तो इनका कितना मास बनेगा यहाँ पर। अब बताओगे 1 मोल का मतलब 44 ग्राम, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हम इतना देख सकते हैं, देखो इनका मोल ही पूछा गया था, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई 1 मोल ऑफ मेथेन, 44 ग्राम इससे, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बताओ प्रोड्यूस होगा कितने मोल से, 1/44, ठीक है नहीं, इतना मोल ऑफ CH4। लेकिन वो कितने का कह रहे हैं भाई, नहीं मुझे 11 ग्राम का बताओ। हमने कहा ठीक है, अभी तो हम 1 ग्राम का निकाल रहे थे, 11 ग्राम ऑफ CO2। अब बताओ कि 1/44 × 11, ठीक है, इतना मोल आपका क्या आ जाएगा, मोल ऑफ CH4 मेथेन। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, 1/4 आ जाएगा, 11 चौक 44, 1/4 का मतलब कितना लिख सकते हैं इसको, 0.25। ये किसका हिसाब चल रहा है, मेथेन का मोल। जो मैं निकालना होता है, मैंने कहा जब यूनिटरी मेथड से इसे बनाते हैं, जिस चीज़ को जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना उसको राइट साइड लिखते हैं। हमें यहाँ पर मेथेन का मोल पूछा जा रहा था, हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शंस देखा भाई, इसके 1 मोल का मतलब 44 ग्राम, क्योंकि इसके मास की बात करें इसलिए हमने इसको मोल से मास में कन्वर्ट कर लिया। तो 44 ग्राम से 1 मोल, तो 1 ग्राम से 1/44, तो 11 ग्राम की अगर बात करते हैं तो अब बताओगे 11/44, 1/4 का मतलब 0.24, कौन सा आ जाता है, सी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखें। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सा सही होने वाला है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करवाना चाहता है, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो भी STP पर, और रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो अब कह रहे हैं कि पहले रिएक्शंस लिखे। ये मैग्नीशियम नाम का जो मेटल है, ये एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्शंस करवा रहे हैं इसको, मतलब HCl की कोई कमी नहीं है। तो आपको बताइए इससे रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पर बना लेगा MgCl2 और जा करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर याद रखना कि 2 Cl होगा तभी MgCl2 बनेगा। लेकिन इन सब में हमें फोकस करना है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर, Mg और H2 के ऊपर। तो इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, मैंने कहा आगे जो कॉफिशिएंट होते हैं वही मोल को बताता है। इसके 1 मोल तो इनके भी 1 मोल, है कि नहीं। अब चलो देखो इनके मोल को हमें किस में कन्वर्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन, मैग्नीशियम का मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, मास पूछा कि इसका मतलब 1 मोल को, इनके एक ही एटम है, एटॉमिक वेट कितना 24 ग्राम लिख सकते हैं। और STP पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कह रहे हैं कि अगर 220 ml प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे चलो ठीक है 1 मोल है तो 1 मोल का अगर हम STP पर वॉल्यूम लिखेंगे 22,400 ml, ठीक है ऐसे। तो चलो अब इसका हिसाब बिठाते हैं। हम यहाँ पर ये कहेंगे 22, देखो मैंने कहा क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम का। जो पूछा जाएगा उसको राइट साइड है, जो दिया गया है यहाँ पर 22,400 ml ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड बाय कितने से 24
ग्राम ऑफ क्या mg। लेकिन अब हमें 220 का बताना है तो पहले एक का निकालेंगे, 1 ml ऑफ H2 STP पर। तो अब बताओगे यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई 22400, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ mg। लेकिन कह रहे नहीं, इतने का नहीं, हमें क्या करना है यहाँ पर 220 का हिसाब बताओ, ठीक है। और जब 220 का आप बताते हैं यहाँ पर ऑफ H2 का, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू कितना 220, इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। इतना ग्राम मैग्नीशियम आपका आता है। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर लगभग आ जाएगा 0.236, इतना ग्राम। ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर 24 के आसपास है, लेकिन याद रखना यहाँ पर आंसर किस में है, मिलीग्राम 2 ग्राम के साथ है। हमारा जो आएगा, आपको बताइए मास कहाँ पर था, सबका ग्राम वाला है, तो ग्राम के साथ 2 ऑप्शन है, कोई मैच नहीं कर रहा है। हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं। मिलीग्राम के साथ अगर आपको करना है तो आपको बताया ग्राम एक बड़ी वैल्यू, मिलीग्राम छोटी है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 236 इतने मिलीग्राम के आसपास का आंसर आ जाएगा। 236 के आसपास का मिलीग्राम आ जाएगा। तो हम कौन सा टिक करते हैं यहाँ पर, सेकेंड वाला टिक करते हैं। समझ में? तो बस ये यूनिटरी मेथड से सारी चीज़ें हो रही हैं। बस यहाँ पर इसमें रिएक्शंस नहीं लिखा तो रिएक्शंस हमें खुद लिखना पड़ा। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि उनका 1 मोल है, इनका 1 मोल है। इनके मास की बात कर रहे थे, इनका मास लिख लिया 1 मोल का। उनके वॉल्यूम की बात कर रहा था, उनके वॉल्यूम को लिख दिया। फिर हमने कहा कि भाई पूछा इनका हिसाब चल, इनको तो इधर साइड रहना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 22,400 ml H2 प्रोड्यूस होता है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ml H2 प्रोड्यूस होगा 24 अपान 22,400 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 20 ml ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा भाई इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से सॉल्व करते हैं मिलीग्राम में ये, फिर 10 की पावर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम में ये, तब मिलीग्राम के साथ हमारा 236 यहाँ पर आ जाता है, इतना मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The volume of 0.02 molar aqueous HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 molar aqueous BOH का whole twice is। तो क्या पूछा, इनका हिसाब पूछा। सबसे पहले क्या लिखोगे आप बताओगे, हम ये समझ पाए हैं HBr रिएक्शंस कर रहे हैं किसके साथ, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जो भी बनाना बनाए, क्योंकि ये एसिड हो, बेस है, सॉल्ट वगैरह बनेगा। आता है इन दो की बात हो रही। तो हम पहली बात इतना जानते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट हमने सिखाया है कि सेम अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HBr इक्वल किसके हो जाएगा भाई, अब बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट HBr की अगर बात करते हैं, इसकी जो अमाउंट हमें दिया है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी के साथ मैंने कहा जो अमाउंट दिया भाई उसी के साथ फॉर्मूला यूज करो, m इंटू वी इंटू एक्स अपान वॉल्यूम सभी ml के साथ है, देखना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इनके पास आते हैं, इसको 1 कहना तो 1 कह सकते हैं। इनके पास आते हैं तो BOH का होल ट्वाइस, इनका भी मोलैरिटी वगैरह दे दिया है, तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका m2 V2 X2 अपान 1000 वॉल्यूम ml में। हालांकि दोनों साइड 1000 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू को रखता है। मोलैरिटी है इनका 0.02, वॉल्यूम पता नहीं, वही निकालना है। और X की वैल्यू आपको बताया, ये एसिड है, यहाँ पर मोनोप्रोटिक एसिड है, एक H प्लस है, तो बताओ कि ये 1 आ जाता है X की वैल्यू। इनके पास आते हैं, आपको बताया 0.01 इंटू वॉल्यूम हमारा जो दिया गया है वो 10 ml है, 10 है। और X की वैल्यू सबको बताओगे, ये बेस है, बेस के लिए कितने OH ग्रुप है वो देखा जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। और इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, बताओ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2, देखो यहाँ पर ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0.01 2 से मल्टीप्लाई 0.02 ये कैंसिल, तो V1 बराबर क्या बचता है, इधर 10 बच रहा है, बताओगे 10 ml आ जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला करेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चलो आपसे पूछा गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मेथेन। मैंने कहा कि कभी भी परसेंटेज की बात आए तो हमेशा याद रखना कितना है, कितने में, इंटू 100।
अगर यहाँ पर याद रखना कि क्वेश्चंस में सबसे मेन क्या है, मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर मास परसेंटेज की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मोल परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वो भी मेथेन का। तो हम मेथेन को पहले लिखते हैं, मेथेन। और मेथेन का अगर 1 मोल लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 1, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखते हैं कि कितने मोल टोटल होंगे, आप बताओगे 1 मोल, 1 मोल में 1 मोल कार्बन एटम होगा और 4 मोल क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम आ जाता है। और हमसे क्या पूछा गया है, मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या करोगे, कार्बन के मोल कितने हैं, आप बताओगे सर वो तो 1 है। टोटल मोल कितने हैं, आप बताओगे टोटल का मतलब क्या, कौन कौन है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो 1 कार्बन का मोल है, 4 इनके मोल है। टोटल मोल मतलब 1 + 4 और इनटू क्या करना पड़ता है, 100। तो आप बताओगे यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। और आपको पता है 20 × 5 100 हो जाता है, तो 20। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20% है। मास परसेंटेज पे मत चले जाना, ठीक है। ये यहीं पर मेन फोकस करना था कि ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मास परसेंटेज ज़्यादा बोलता है। तो हम उसका मास, जैसे अगर मास परसेंटेज पूछता तो हम क्या करते हैं, कार्बन के 1 एटम का मास मतलब 12 ग्राम रख देते हैं वहाँ पर। 1 मोल है तो 12 वो हो जाएगा और टोटल का मॉलिक्यूलर वेट 16 हो जाता है। 12/16 × 100 करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमसे पूछा गया मोल परसेंटेज, तो मोल का हिसाब रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें। (58) वाले क्वेश्चन में आपको बताया क्या, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगो कंबर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिक्वायर्ड 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट ऑफ द वाटर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए, कोई हाइड्रोकार्बन है, पता नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके, सबको इतना पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन के अलावा तीसरा कोई नहीं है इसमें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं आप, इसको इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसकी बात कर रहे हैं, 9.5 है। अच्छा, आपको पता है 9.5 है और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये इनसे रिएक्शंस करता है, वाटर के कितने बन रहे हैं, ये किसका बता रहे हैं, वाटर का, कितना, 3 है। इतना लिख दिया, जो भी बोल रहा था उतना लिख दिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये बताओ कि ऑक्सीजन अगर 9.5 इक्विवेलेंट है, तो 9.5 × 2 करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने यहाँ पर 19 आ रहा है। और इधर देखते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर आप बताओगे 3 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3। और अगर इधर 19 है, 19 है टोटल, तो उधर भी 19 होने चाहिए, तभी तो सब बराबर होगा। अगर 3 यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन, तो अभी कितने की कमी है, 6 3 9, आप बताओगे 16। तो 16 है, तो आपको पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर कितना आना पड़ेगा, उसको 8 आना पड़ेगा। तो आप बताओगे 8 दूनी 16, 16 ऑक्सीजन एटम यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा, 16 3 19 और 19 इधर है। अब फॉर्मूला देखते हैं। आपको पता है जितना कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन में, उतने का ही तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 8 रहा होगा, तभी तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 आ गया। फिर मैंने कहा कि जितना यहाँ पर हाइड्रोजन, उसका आधा वाटर, यहाँ पर 3 वाटर लिखा गया, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना रहा होगा यहाँ पर, 6। वैसे अब देखिए 3 2 जा 6 बन गया, C8H6 कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला करेक्ट हो जाता है। बस ऐसे कर देना तो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। चलिए 59 में आपको यहाँ पर क्या बताया गया, When a hydrocarbon A undergo complete combustion required 11 equivalent क्या आपका ऑक्सीजन produced and 4 equivalent of the water. What is the molecular formula of A? A का molecular formula क्या होगा, मतलब हाइड्रोकार्बन है फिर से, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके क्या बना रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा, वाटर। चलिए, अब आपसे बताया गया 11 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का, लिख दो भाई 11 इक्विवेलेंट बोल रहा है तो। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 4 इक्विवेलेंट वाटर का, वाटर का 4 इक्विवेलेंट है, लिख दिया। फिर से वही सेम कहानी को रिपीट करते हैं। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन के नंबर हो जाएंगे 11 × 2 22, ठीक है। और आपको बताया कि यहाँ पर हमें 22 चाहिए, तो आपको बताया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना कम होगा, अगर 4 हो जाता है 4, और कितना ऐड किया जाएगा वहाँ पर, 8 4 12, तब बताओगे इसका मतलब 18 यहाँ पर होगा, तो 18 होगा, तभी जा करके 18 + 4 22 होगा। तो 18 का मतलब यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड 2, तो यहाँ पर कितना, 9। यहाँ समझ में। अब बनाओ यहाँ पर कितना कार्बन, जितना कार्बन उतने का कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 3 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब बताओगे कार्बन 9 होगा।
और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, वाटर कितना है 4, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे डबल। वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 दूनी C9H8, तो कौन सा हो जाएगा डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ठीक है, डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो जेईई मेंस में पूछा गया, बोला गया हीमोग्लोबिन कंटेन, क्या कंटेन कर रहे हैं हमारे 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। द नंबर ऑफ द आयरन एटम इज 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो पहले इस लाइन को सुधारते हैं। इस लाइन का मतलब आ जाएगा 0.34% ऑफ Fe बाई मास। इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि 0.34 ग्राम ऑफ Fe प्रेजेंट इन, कितने में बताओ, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। तो ये क्या दिया गया, हीमोग्लोबिन का मास करें अगर इतना ग्राम दे तब कितना आयरन वहां पर प्रेजेंट होगा। हम कहेंगे भाई 100 ग्राम में हमें पता चला है 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन करता है कितना 0.34 ग्राम ऑफ Fe। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन वो कंटेन करेगा 0.34 डिवाइडेड बाई 100, इतना ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है कि नहीं ये तो 1 ग्राम ने बताया, हमने तो 3.3 ग्राम का हमने कहा। ठीक है, वो भी बता देंगे फॉर 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 3.3 ग्राम ऑफ अगर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं 0.34 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा 3.3 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या आया है, आयरन का मास आया। किसका मास आया यहाँ पर, आयरन का मास आया है। जब आपको आयरन का मास पता चल गया मतलब टोटल आयरन का इतना मास इसके अंदर छुपा होगा, तो अब आपको पता है कि अगर हमसे मोल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मास को एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम का ही हिसाब पूछा जा रहा है, एटॉमिक वेट कितना हो जाता है आयरन का 56। जब मास को एटॉमिक वेट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर मोल बन जाएगा। और नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला हम अगर लगाएंगे तो यहाँ पर n इंटू एन है। और याद रखना यहाँ पर मास किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल का नहीं रख रहे हैं, किसका रख रहे हैं, आयरन का। और आयरन का ही मास रख रहे हैं तो यहाँ पर एटॉमिसिटी हमें 1 ही रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड्स होता तो कंपाउंड्स में उसके कुछ नंबर छुपे होते तब वहाँ पर उसके नंबर्स, लेकिन ये मोल किसका हम निकालेंगे, जब मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे मतलब एटम का ही मास निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हमने तो सर कहीं पर पढ़ा था एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन के एटम्स पाया जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, गलत हो जाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो मास हीमोग्लोबिन का मास थोड़ी ना कि हीमोग्लोबिन का मास अपॉन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट फिर Na इंटू तब आयरन के एटम का वहाँ पर एटम के नंबर, ऐसा नहीं, हम आयरन का ही मोल रख रहे हैं इसलिए वहाँ पर एटम हमारे 1 ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ Fe एटम, तो n की जहाँ पर 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 56, ये मोल बन गया, याद रखना 56 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद Na के बारे में हमको पता है 6.02 10 की पावर 23। जब इतना करेंगे तो आपका वहाँ पर अब इसको सॉल्व करना, आपका जो आंसर आ जाता है, ठीक है, ये 1.21 इंटू 10 की पावर 20 वाला आंसर, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पर ध्यान देना था। तो सबसे मेन करना कैसे, जैसे बहुत लोग इसको करते हैं तो वहाँ पर उनके माइंड में होता है ना, क्योंकि नीट में बहुत पहले क्वेश्चंस पूछा गया तो वहाँ पर एटॉमिसिटी 4 होती है। अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मोल होता तो हीमोग्लोबिन के मोल इंटू Na इंटू हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के कितने एटम्स है उसको रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो मोल निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं बताओ, मास ही किसका है, आयरन है ना, तो आयरन का ही एटम तो सिंगल पहले से ही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है जेईई मेंस में पूछा गया, लेकिन ये है कि उनको एटॉमिक वेट दे देते तो बहुत अच्छा था, आपको खुद वहाँ पर देखना पड़ेगा। एमंग 10 की पावर -9 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किस, यहाँ पर आपको लेड है, पोलोनियम है, Pr है, Pt है, ठीक है, ये 4 एटम्स आपको दिए गए, पूछा गया किसके पास सबसे ज्यादा नंबर, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। और आपको पता है नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला n इंटू एन है, और कोई मॉलिक्यूल थोड़ी नहीं दिया आपको, एटॉमिक फॉर्म में ये है तो यहाँ पर एटॉमिसिटी इनकी 1 ही होगी भाई, ठीक है नहीं, सिंगल है।
और आपको बताइए तो सबके लिए सेम है, तो मतलब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एटम्स का हिसाब चल रहा है वो मोल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डायरेक्टली पर्सन मोल के हो जाएगा। और अगर मोल की बात करते हैं तो मोल में छुपा है मास अपान एटॉमिक वेट, क्योंकि सब एटॉमिक फॉर्म में, और एटॉमिक वेट के साथ और मास सबका क्या है सेम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक वेट के क्या हो जाएगा इनवर्सली, और एटॉमिक वेट के इनवर्सली का मतलब हिसाब क्या आ जाता है भाई, आप बताओगे, हमसे पूछेगा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कहाँ पर, जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम उसी का नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा, है समझ में। तो यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल में जब आप इन सब का एटॉमिक वेट निकालेंगे, जाकर वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो PR है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, ये लेंथेनॉइड्स फैमिली का मेंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर बताया गया 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग कितना 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली टेकन। शुरू में क्या लिया गया था, देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अमाउंट पहले लिया गया था, वो कितना है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है यहाँ पर, ठीक। तो क्या पूछना चाहते हैं और क्या बता रहे, कह रहे हैं कि इतना तो पता था शुरू में x मिलीग्राम लेकर के चले, तो मिलीग्राम कौन है ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। हाँ ये कह रहे हैं कि उस जितना भी अमाउंट था उससे 10 की पावर 21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां से हटा दिए गए, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल हटा दिया। अब क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि बच रहे हैं इतना, कितना हटाया गया मॉलिक्यूल्स वो पता है, और कितने मोल्स बचे ये पता है, कितना मास था ये नहीं पता। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ कितनी बची है हम कहते हैं कि जितना था उसमें से कितना हटा वो कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ कह दूँ कि लेफ्ट मोल कितना मोल बचा है, तो आप बताओगे शुरू में कितना था माइनस कितना रिमूव हुआ, यही तो होगी कहानी भाई। अगर आप 100 रुपये आपके पास थे, 50 खर्च हो गया, तो कितना बचा 50, तो 100 में से 50 घटा 50 बचा, ये लेफ्ट है, कितना बचा, कितना था, कितना खर्च हुआ, ठीक है ये। तो अब लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट का हिसाब दिया, जो हिसाब दिया उसको पहले लिख लेता हूँ मैं, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मोल है, ठीक है। अच्छा रिमूव वाला हमें नहीं पता, लेकिन रिमूव हम निकाल सकते हैं कैसे, बताओ भाई। आपको मॉलिक्यूल्स दिया है, और मॉलिक्यूल्स दिया है तो हमारे पास n/Na का फॉर्मूला आता है ना, तो मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 की पावर 21 और Na आप कहते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 2 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, 1/6 को लिखना चाहिए, हर कोई जानता है 1.66 ऐसे आ जाएगा, इंटू 10 की पावर ऊपर गया तो -2। इसको और अच्छे से करें, 3 की पावर में बनाए तो इसको पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3। इतना मोल हटा है, इतना मोल बचा है, तो कितना था, तो बताओ। अगर मैं आई आपसे पूछूं तो आई इनिशियल अगर निकाला जाए तो आप क्या बताओगे, बताओगे हम तो यही करेंगे लेफ्ट प्लस रिमूव्ड, तो लेफ्ट कितना था 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3, और रिमूव कितने हुए 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3। चलो जोड़ लेते हैं, अगर इसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं 2.80 1.66, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 से 12 13 14, ठीक है, 2 1 3 1 4, इसी के आसपास आ जाएगा। अब बताओगे 4.46 इंटू 10 टू द पावर -3, इतने मोल। लेकिन जल्दबाजी मत करना कि आप कहोगे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि मोल थोड़ी ना आपसे पूछा, आपसे कह रहे हैं कि मुझे तो मास बताना है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मोल का फॉर्मूला तो हमको पता है, मास बराबर मोल इंटू क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मास भी आ जाएगा मोल से, तो हम कहेंगे मोल तो यहाँ पर 4.4 है, 4.46 है, इंटू 10 की पावर -3 है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना 44। तो सॉल्व करेंगे तो याद रखना ये लगभग आपका यहाँ पर आ जाता है 192.6 इंटू 10 की पावर -3, इतना ग्राम, है समझ में, इतना ग्राम। लेकिन सभी आंसर जो यहाँ पर आपको बताया गया है वो मिलीग्राम। तो ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, हर किसी को पता है भाई 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताओगे 192.6 इतना मिलीग्राम, आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है, मल्टी स्टेप के क्वेश्चन यहाँ पर आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रिमूव्ड कितना हुआ उसके मोल ना देकर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, कितना हटाया तो उससे हमें मोल भी बनाना पड़ा, फिर कितना मोल्स था वो बताया, और कितना मोल्स बचा रह गया वो, तो हम क्या करते हैं इन सब की मदद से कितना मोल था वो निकाल देंगे, फिर उसकी मदद से हम कितना मास था वो निकाल लेते हैं। बताओ क्लियर इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ चलो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। कह रहे थे एलिमेंट कंपोजिशंस ऑफ अ कंपाउंड्स, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतना है। तो पूछा रहता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 132 ग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। देखो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए, मॉलिक्यूलर वेट देगा तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सबके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, जिससे मैच करेगा उसको टिक करते हैं। हाँ अगर एक से ज़्यादा लोगों का मॉलिक्यूलर वेट 132 आएगा तब तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं आपको मेन प्रोसेस ही बताता हूँ। आपको बताया यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इनकी जो परसेंटेज हमें दिया गया है ये बताया गया 54 है, 0.2 है, ये 9.2 है, ये 36.6 है। अब अगला आपको बताया परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे 54.2 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट कार्बन का 12, 9.2 डिवाइडेड बाई 1, 36.6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, अब बताओगे 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग आपकी वैल्यू यहाँ पर ये 4.5 के आसपास आती है, आपका ये 9.2 तो रहेगा ही रहेगा, और आप इसको करते हैं तो आपका ये 2.28 के आसपास आ जाता है। ठीक है, और मैंने आपको अगला प्रोसेस बताया है, जो सबसे छोटी वैल्यू उसी से सबको फिर से डिवाइड करते हैं, और जब फिर से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बताओगे 4.5 इज डिवाइडेड बाई 2.28, ये लगभग वैल्यू 1.9 के आसपास आता है, इसको क्या मान लेंगे भाई 2, और 9.2 इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2.28। ठीक है, ये लगभग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 के आसपास आ जाता है, और यहाँ पर 2.28 इज डिवाइडेड बाई 2.28, तो अब बताएं कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गए, तो इसको 2, ये 4 और ये 1। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा वो कुछ ऐसे है। एम्पिरिकल फार्मूला ये आपका बनेगा, कार्बन कितना बता रहे हो 2, C2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन 1। लेकिन आपसे एम्पिरिकल फार्मूला नहीं कह रहे भाई, अगर वहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 132 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता। हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, एक 16 है और एक 4, 6 4 10, 2 12, 2 और एक 3 आ जाएगा, 32 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो पता, हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब n की वैल्यू निकालते हैं तो हम कहेंगे 132 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, और लगभग 132 डिवाइडेड बाई 132 डिवाइडेड बाई जब 32 करते हैं तो ये आपका लगभग क्या हो जाता है 4.12 के आसपास ऐसे आ जाता है। और जब इसके आसपास का हम देखते हैं, इसको 4 मान लेते हैं अगर राउंड फिगर करके, तो आपका 4 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। बताओगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, तो इसके आसपास का अगर आंसर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूलर वेट 132 दे दिया है। और इसका एक बार फिर से देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा 1 हाइड्रोजन 4 यहाँ पर ये हो जाता है। तो अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिखा ना, इसको अगर मैं करूँ, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, मैंने 1 लिख दिया, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पर एक 16 है और यहाँ पर 4, आप सही 6 4 10 4 14 हो जाएगा, और बताओगे 2 एक 3 और एक क्या हो जाएगा 4। तो अब अगर हम यहाँ पर करते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो अब n की वैल्यू निकालेंगे 132 डिवाइडेड बाई 44, तो अब आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अब जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो अब बताओगे 3 इंटू C2H4O, तो अब आपका कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा और H12 आ जाएगा, O3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 40, एम्पिरिकल फार्मूला वेट 44 आया। तो ऐसे इसको टेबल बना करके वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर मैंने आपको वहाँ पर ऐसे बताया कि आप मॉलिक्यूलर वेट सबके चेक कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक करने पर आपका यहाँ पर केवल यही 132 आ रहा है तो हम इसी को टिक कर देते हैं, एक से ज़्यादा होगा तो आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। चलो
आते हैं। तो यहाँ पर कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन का आपको बताया गया कितना है, यहाँ पर 42.1 है, इसका 6.4 है। अगर हम यहाँ पर 6 यहाँ पर आपका आ जाता है, आप बताओगे 51.5 के आसपास आपका ऑक्सीजन का आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, 42.1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 12 कर देते हैं, 6.4 डिवाइडेड बाई 1, 51.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर हम देखते हैं आपका 16 आ जाता है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो अगर देखते हैं 52.1 डिवाइडेड बाई अगर हम 12 कर देते हैं, ये लगभग 3.5 के आसपास आ जाता है। ठीक है, और ये तो आपका 6.4 के आसपास ही आएगा, और 51 पॉइंट इतना करते वो भी 3 के आसपास, यहाँ पर 3.5 के आसपास आ जाएगा। अगर देखते हैं इसको 51.5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये भी आपका 3.2 के आसपास ऐसे आ रहा है ना। अब अगला काम हम लोग का क्या है, आपको पता है यहाँ पर इससे सबको डिवाइड करते हैं। 3.5 को अगर हमने 3.2 से डिवाइड किया तो सबको पता है 1 के आसपास का आएगा, 1.01 तो 1 मान लेते हैं। और आपको पता है 6.4 इज डिवाइडेड बाई 3.2, तो आपको पता है यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 3.2 इज डिवाइडेड बाई 3.2, तो आपका ये 1 आ जाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा बन जाता है वो कितना आ जाता है, आप बताओगे C1H2O। ठीक है, ये C1H2O आ जाता है। अब इससे अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर ये 20 10 30, आप बताओगे 30। एन की वैल्यू निकालना है। मॉलिकुलर फार्मूला मास 342 दिया है और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका 30 आया है। तो अगर हम क्या करते हैं 342 डिवाइडेड बाई 30 कर देते हैं, तो आपका ये लगभग वैल्यू ऐसे ज़्यादातर केसेस में कंप्लीट आ जाता है। यहाँ पर 11.4 आ रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब मॉलिकुलर फार्मूला निकाला जाएगा तो हम कहेंगे भाई 11.4 इंटू क्या कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो आप इसको निकालेंगे तो आप कहेंगे 11 पॉइंट, यहाँ पर कार्बन के जो नंबर हो जाएंगे 11.4, उसके बाद हाइड्रोजन के नंबर आप बताओगे 22.8, और ऑक्सीजन के नंबर भी यहाँ पर 11.4 के आसपास आएगा। ठीक इसी के इर्द गिर्द आएगा, तो वहाँ पर सटीक वहाँ पर देखते हैं कौन ज़्यादा इसके करीब है। तो करीब का मतलब ये 12 आ जाता है, उसी के आसपास यहाँ पर 22 ये, इससे ज़्यादा क्लोज और कोई है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 है, ये 11 है, यहाँ पर 12 है, तो बताएंगे इसी को हम टिक करते हैं। तो कभी इतना क्लोज आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव यहाँ पर रहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बताइए मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। 16 ग्राम मेथेन है। मेथेन कितना, 16 ग्राम। 16 ग्राम मेथेन का मतलब आपको पता है यहाँ पर इसके मोल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 16/16, ये आ जाएगा 1 मोल। और हमें मैच कराना, कौन किसे मैच करेगा। आपको पता है एक मेथेन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे यहाँ पर 4 इनके पास हो जाएगा, 6 इनके पास, 10। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 10, अब अगर देखें कि 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते तो n इंटू एन इंटू 10 करना होता। और याद रखना अगर मैं a को निकाल रहा हूँ और इतना इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मैच कर, आपको सारे ऑप्शन में मैच कराना। ठीक है, क्योंकि अगर 16 ग्राम में मोल 1, मोल कहीं पर दिया नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोल 1 है तो क्या वेट 28 ग्राम नहीं, 16 ग्राम यहाँ पर मास दिए, ये तो नहीं जा सकते। वेट 32 नहीं, 16 ग्राम है। ऑक्यूपाइड 11.4 वॉल्यूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल है 22.4 लीटर करेगा। हाँ, क्या ये लाइन सही है, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहे। 1 मोल का मतलब यहाँ पर ऐसे। अब बताओगे इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 है, तो अगर यहाँ पर n इंटू एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर याद रखना 23 पावर भले के, लेकिन यहाँ पर इसको 60 कर देना है तो 6.02 करता। तो यहाँ पर 24 करने के बजाय क्या करते थे, इसको कर देता। बताओगे सेकंड वाले के साथ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन का अगर मोल निकालेंगे तो 1/2 बराबर 0.5 का मतलब आधा। और आधे के लिए अगर हम यहाँ पर इसको लेके चले तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 22.5, 22.4 जो होता तो उसी का आधा यहाँ पर दिया, 11.4, 11.2 जो भी है उसी के आसपास का है। तो हम बताएंगे आधा मोल का मतलब आधा वॉल्यूम यहाँ पर एसटीपी पर, 22.4 का आधा। चलो 1 मोल N2, 1 मोल N2 का मतलब क्या, इसका मॉलिकुलर वेट, और किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से। 0.5 मोल SO2, अगर SO2 अकेले होता तो यहाँ पर 32, 32, 64 होता। ठीक है, लेकिन 0.5 का मतलब आधा, आधा मोल का मतलब आधा मास, मतलब कहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, हाँ 28 होना 64। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 1 मिनट, ये उल्टा कर दिया ना,
इसको यहाँ पर जाना है 32 के लिए और ये यहाँ पर 28 के लिए। तो अब आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा किसके पास, सेकंड वाले के पास। कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। और सेकंड वाला 1 ग्राम ये जाएगा फोर्थ वाले के पास। ये 2 ऑप्शन टक्कर में चल रहा है। फिर उसके बाद सी वाला क्या बताया, ये 28, मैंने 32 लगा दिया था भूल से, ठीक है, 28, क्योंकि एक N2 का मास 28। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शन, और थर्ड वाला आपका 32, ये हो जाता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम X टू 1 मोल ऑफ वाटर। X नाम का कोई सोल्यूट है, 1 मोल वाटर में डाला गया। द मास परसेंटेज ऑफ X, देखो मास मतलब सोल्यूट का जो मास है वो 2 ग्राम हो जाता है, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। वाटर का 1 मोल का मतलब वो 18 ग्राम हो जाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ X मतलब सोल्यूट का मास कितना है, 2। और यहाँ पर हम सॉल्वेंट का मास नहीं, टोटल का मास रखते हैं, मतलब 2 + 18, उसके बाद इंटू 100 कर देते हैं। तो बताओगे 2/20 × 100, आपको पता है यहाँ पर ये 10, फिर ये 0, आपका आ जाएगा कितना, 10%। कौन सा हो जाता है, 10% आपका यहाँ पर सेव जाता है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसको देखते हैं। मेटल क्लोराइड कंटेन 55% ऑफ द क्लोराइड बाई वेट, ठीक कह रहे। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहे 100 ml ऑफ वेपर ऑफ द मेटल क्लोराइड एट H3P वेट इतना। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड, चलो इनका मैं बाद में यूज करूंगा, पहले यहाँ पर आता है। H3P पर वॉल्यूम इतना है और वैसे मास नापा जाता है तो इतना आता है। हमें मोल का एक फॉर्मूला याद आता है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट, और दूसरा आता है VSTP अपान वॉल्यूम ml में दिया है तो 22,400। अब ये दोनों मोल को ही तो बता रहे हैं। अब यहाँ से मॉलिकुलर वेट को फाइंड आउट करते हैं। जब मॉलिकुलर वेट निकल जाएगा तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कहेंगे वेट, आपको पता है ये इधर जाएगा इधर आएगा, वेट कितना है 0.57 इंटू 22,400, और वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है। और जब इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे यहाँ पर सॉल्व करके, लगभग इसकी मॉलिकुलर वेट 127.68 के आसपास आता है, 127.68 के आसपास आ जाता है। ये इसका मॉलिकुलर वेट है 127। तो सवाल लेते हैं ये तो मॉलिकुलर, हमें फॉर्मूला बताने मॉलिकुलर वेट क्यों निकाल रहे हैं। अब बताते हैं आपको। अगर ये 1 मोल होता तो इसका मास इतना आता है, इसमें मेटल भी छुपा होगा और क्लोरीन भी छुपा होगा, तभी तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिकुलर वेट मेटल का थोड़ी ना। अब बताओ कि जो भी मेटल क्लोराइड है उसका है। तो अब हमको पता है कि वैसे तो बताया गया मेटल क्लोराइड में 55% पाया जाता है क्लोराइड आयन, तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो हमें पता चल गया। इस परसेंटेज से हम ऐसा कह सकते हैं, अगर 100 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड लेंगे तो उसमें कितना 55 ग्राम कौन होगा, क्लोराइड आयन मतलब क्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम ऑफ अगर मेटल क्लोराइड लेंगे, 1 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड लेंगे जो भी है, उसमें कहेंगे 55/100 ग्राम ऑफ Cl आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब हमसे वहाँ पर कह रहा है कि ये तो हो गया, लेकिन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर अगर वो 1 मोल होता है, 1 मोल का मतलब मॉलिकुलर वेट, तो उसके मास के लिए अगर देखें 127.68 के लिए, तो आप बताओगे भाई जब 1 का हिसाब आ चुका है तो जितने का बोलेगा उसको कर लेते हैं। 127.68 इतना ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे वहाँ पर, ठीक है, क्लोराइड आयन लगभग वो 70.22 समथिंग करके आता है। तो इसको हम राउंड फिगर करके 71 मान लेते हैं। और 71 मानने का फ़ायदा हमें क्या होगा पता है, इसका मतलब इसके टोटल इतने मास में क्लोरीन का कितना मास है 71 के आसपास, और एक क्लोरीन का 35.5, 2 का 71 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आया, इस मेटल क्लोराइड में जो क्लोरीन होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि इसका मास लगभग 70 पॉइंट समथिंग मतलब 71 के आसपास आ रहा है, मतलब 2 क्लोरीन के आसपास आ रहा है टोटल इतने मास में से। तो हम कहेंगे ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा ये सी वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो नीट के PYQs हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। अभी तो हम लोग JEE मेंस के कर रहे थे, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं था कोई बाहर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, ठीक है। ऐसा डरना नहीं कि ऐसा है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस, कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ वो हो सकता है 1 से 2 3 स्टेप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नीट के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में इनके क्वेश्चंस।
अब नीट पीआईक्यू में जैसे कि ये क्वेश्चंस पूछा गया, शायद 24 का क्वेश्चन है, और देखते हैं। कह रहे कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। आपको पता है रिएक्शन में कौन बचेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो, कि जो एक्सेस में होगा, तो ये दोनों रिएक्शन HCl और NaOH दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि कितना NaOH बचा रह जाएगा, इसका मतलब साफ साफ है कि वहां पर NaOH हमारा एक्सेस में है और HCl ही हमारा क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिखूंगा NaOH और HCl रिएक्शंस करके जो बनाने दो। हमें पता है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं जब रिएक्शंस करते हैं, तो पहले दिए गए अमाउंट से हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग निकालेंगे, पता तो चले कौन कितना लेके चला है। ठीक है, फिर अब जैसे कि एक सिंपल से पहले एग्जांपल में समझो, फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट आपको याद है, क्या बोलता है कि सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट के, और सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट भी बनता है। अगर मैं कह दूं कि मान लेते हैं इसके पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट है और इनके पास 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, और प्रोडक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ NaCl को मैं ऐसे लिख देता हूँ ये। अगर हमसे पूछा जाए NaCl कितना बनेगा, तो मैंने कहा कि सेम ग्राम इक्विवेलेंट, अगर इनके 10 हैं तो इनके पास 10 तो है ही नहीं, कि अब ये कहेगा नहीं तुम्हें भी 10 खर्च करना पड़े, कहाँ से 10 लाएगा। इससे अच्छा यह है कि इनके 5 है तो ये अपने 5 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर इनके 5 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शंस करके और इनके 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स बना देगा। ठीक है, तो अगर ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट था, इनके 10 थे, तो ये कौन है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जितना लिमिटिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे वाले रिएक्टेंट से भी खर्च होगा, उतने सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का भी बनेगा। अगर ये 10 था तो 5 तो रिएक्शन किया, बचा कितना बचा रह जाएगा, 5। तो बस यही बताना है। तो आप 5 कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे इसके ग्राम इक्विवेलेंट में से मैंने इसके ग्राम इक्विवेलेंट को घटा दिया। ये पूरी कहानी है, बस इसी को सॉल्व करना है। चलो आते हैं, इनका दिया था मास, तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट का। मास के साथ जो फॉर्मूला आएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और आपको पता है इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है 40, और x की वैल्यू 1, तो मतलब इनका इक्विवेलेंट वेट 40 आ जाता है। इनके भी x की वैल्यू 1 हो जाती है। इनके जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहानी, मोलरिटी है, ये सारी चीज़ हमें पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, ग्राम इक्विवेलेंट m × v × x अपॉन 1000। मोलरिटी का जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0.75, वॉल्यूम यहाँ पर 25, और x की वैल्यू HCl के लिए 1 होती है अपॉन 1000, और 25 चौका 140। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 0.75 अपॉन 40। ठीक है, यहाँ से दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए, और आपको दिख रहा है ये 1/40 जबकि 0.75/40, मतलब ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये है लिमिटिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट। अगर हमसे पूछा जाए, जैसे मैंने आपको बताया ये 5 है, ये 10 है, आपने कहा इसके 5 को इसके 5 से रिएक्शंस करा के उसके प्रोडक्ट के 5 बना देते हैं, कितना बचा रह जाएगा 5। तो अब उसी को हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमसे पूछा जाए लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो हम क्या करेंगे, इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1/40 माइनस इसके कितने 0.7/40। तो अब इसको जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं 40 तो यहाँ पर ये, और 1 माइनस 0.75 करेंगे तो 0.25 आ जाता है। ये क्या आया है, NaOH के बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, मास बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हमने कहा ठीक है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट इतना है, तो मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट वो है 0.25 अपॉन 40, और आपको बताया कि NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाते हैं 40, अभी करके आ रहे हैं यहाँ पर रखा था, बराबर 0.25 अपॉन 40। तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा बताओ भाई, आप बताओगे 0.25 ग्राम। लेकिन आंसर सब तो मिलीग्राम में, पहले तो मास तक पहुंचे फिर कह रहे हैं मिलीग्राम। तो हमने कहा ठीक है, तो अगर ये मिलीग्राम की बात करता है तो आप बताओगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मिलीग्राम बन जाएगा, और मिलीग्राम में कितना 250 मिलीग्राम। ये क्वेश्चन था नीट का 2024 में पूछा गया। ठीक आया समझ में, दोनों के अलग अलग, क्योंकि इसमें पहले से मेंशन किया था HCl नहीं बचेगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बचेगा कौन ये, और जो बचेगा इसका मतलब एक्सेस में, दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर इनके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर इनसे निकाल देंगे, मतलब 140 जिसके ग्राम इक्विवेलेंट जिसका ग्राम इक्विवेलेंट हटा देंगे, जो बचेगा वो NaOH का बचा हुआ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर लेकिन हमसे कह रहे हैं मास, वो तो हमने कहा ठीक है,
इनके ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मास अपन इक्विवेलेंट वेट किया, तो इक्विवेलेंट वेट इनका 40 होता है, 40 कैंसिल, मास आ जाएगा 0.25 ग्राम, लेकिन आंसर मिलीग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में बना लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज, सबसे ज्यादा हीलियम एटम कहां पर होगा? आप बताओगे 4 ग्राम हीलियम है और 2.241 समथिंग लीटर ऑफ हीलियम एसटीपी पर है, 4 मोल ऑफ हीलियम है, 4 यू है। देखो 4 ग्राम का मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम है तो मोनो एटॉमिक n इंटू एन करना, जहां पर मोल ज्यादा वहां पर नंबर ऑफ एटम ज्यादा। यहाँ पर जब आप मोल निकालेंगे तो 4/4 कितना आ जाएगा? 1 मोल आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एसटीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप बताओगे चलो यहाँ पर लगा देते हैं 2.27 लगा रहे हैं, ठीक है, 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, लगभग आपका कितना आ जाएगा? 0.1 के आसपास समथिंग आ जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर आते हैं 4 मोल, इसमें n की वैल्यू डायरेक्ट 4 दे दिया। अच्छा यहाँ पर 4 यू दिया, मास दिया, और याद रखना जितना उसका एटॉमिक वेट है अगर उतना mu मास आपको देता है मतलब वो 1 एटम की बात करता है। यहाँ पर आपको बताया n के नंबर केवल डायरेक्टली n के नंबर 1 दे दिए, यहाँ पर तो मोल निकाल रहे थे, ये 1 है मतलब 1 है। इनमें तो अभी आपको क्या करना है, इसमें 6.0 टू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक बड़ा नंबर बने, इसमें केवल गिन करके 1 है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन आएगा? ये, ठीक है, सी वाला। चलो ये वाला क्वेश्चंस करते हैं, 2022 में शायद आया था नेट में। अ कंपाउंड X कंटेन 32 ग्राम A, 20 ग्राम B और रिमेनिंग जो भी है वो C है। देन एम्पिरिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो चलो हम यहाँ पर पहले एलिमेंट की लिस्ट में A है, B है और C है। और परसेंटेज की बात करते हैं, A की परसेंटेज 32 है, B की परसेंटेज 20 है, और आपको बताइए 32 और BC होगा, बचा हुआ 48 इनके हिस्से में आएगा। अगला काम, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना। एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया क्योंकि हम इनको पहचानते नहीं, तो 32 को कितने से डिवाइड करेंगे? A का एटॉमिक वेट 64 बताया, और 20 को कितने से? B का 40 बताया, और इनका C का 48 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 दूना 64, 1/2 मतलब 0.5, 20 दूना 40, 1/2 मतलब 0.5, और इसको करते हैं 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48, 3/2 का मतलब 1.5। अगला काम क्या था? छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड करो, ये दोनों छोटे ही हैं और सबसे बराबर भी हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर डिवाइड करते हैं, सिंपल रेशियो। अब बताओ 0.5 को कितने से डिवाइड किया? 0.5 से आ जाएगा भाई 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये भी आ जाएगा 1, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, लेकिन ये आ जाएगा 3। तो बन गया आपका फॉर्मूला क्या? यहाँ पर A के नंबर 1, B के नंबर 1 और C के नंबर कितने? 3। इंपेरिकली पूछा गया तो ये डी वाले को लगाते हैं, ABC3। चलो ये वाला देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट के PYQs हम लोग कर रहे हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मासेज ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, 20 ग्राम लेकिन 20% का प्योर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बताओ कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मास के साथ आपसे पूछा जाए, प्रोड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन से देखो, इसके 1 मोल, इनके कितने मोल? 1। इनका क्या दिया है? मास। इनका क्या पूछा जा रहा है? मास। तो मास साथ हम जितने मोल उसका मास लिख लेते हैं। 1 मोल का मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 100, तो 100 ग्राम, ये 44 ग्राम, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, अगर ऐसा दिया गया है, अब हम यहाँ पर यही कहेंगे, क्योंकि हमसे कार्बन डाइऑक्साइड जो पूछा जाए उसको राइट साइड लिखें। मैंने कहा कि हम इतना समझ पा रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, डिसोसिएट होकर के 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या करेगा? 44 डिवाइडेड बाई 100, इतना ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन कह रहे नहीं, हम एक का नहीं, हमें कितना? 20 ग्राम का वजन का, ठीक है, इसका भी पता है, लेकिन कह रहे इसमें भी सावधान रहना, वो केवल 20% प्योर है, तो हम कहेंगे ठीक है, तब इसको यहीं पर निपटा लेते हैं। आखिर कितना ग्राम हुआ, काम वाली चीज़। तो 20 का 20% जब प्योर निकालते हैं, 20 का 20% निकालते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 ग्राम ऑफ CaCO3 का हिसाब इसका मतलब से पूछा जा रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, 44/100 इंटू कितना आ जाएगा? 4, तो इतना ग्राम ऑफ CO2 वहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आपका यहाँ पर शायद ये कौन सा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट वाला ही शायद आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, फर्स्ट वाला आ जाता है 1.76 ग्राम, ठीक है, तो इतना हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी।
required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl solution according to the following reactions। और इस रिएक्शंस में अगर हम देखते हैं 72 में, तो यहाँ पर रिएक्शंस अच्छी बातें बना दिया है, लेकिन इस पूरे रिएक्शंस में दो ही लोगों की चर्चा कर रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यही कहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ठीक, अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इनका मास की बात कर रहे हैं ना, तो मास पूछा जाए, कहेंगे मास अपान इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट बराबर HCl की बात करते हैं। HCl का क्या दिया? मोलरिटी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा m/v/x, वॉल्यूम ml में है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो मास पूछा जा रहा है, लेकिन यहीं पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज की बात है, इतना परसेंट मास का प्योर है, तुरंत जहाँ पर मास का टर्म उतना आपको लिख देना 95/95%, 95/100, यहीं पर कर दो, बात खत्म करो। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट 100 हो जाता है, और x की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 50। तो अब यहाँ पर रखते 95/100 इंटू मास अपान, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 50 लिख रहा हूँ, बराबर। तो मोलरिटी आपको दिया गया यहाँ पर 0.5, और वॉल्यूम आपका यहाँ पर 50, और x की वैल्यू सबको पता है HCl के लिए 1 अपान 1000। हमें क्या निकालना है? मास। ठीक है, जब मास निकालेंगे तो आप यहाँ पर इसको ऐसा कैलकुलेट करो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ये भी 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो W बराबर इधर क्या क्या बच रहा है? ये 5 बच रहा है। ठीक है, अब बताओगे उधर जाएगा 5 इंटू 0.5 इंटू 50, और इधर जो 95 है वो भी नीचे जाएगा। ये सॉल्व करना, ये आपका यहाँ पर 1.32 ग्राम आ जाता है। बस अब कैलकुलेशन बचा, कॉन्सेप्ट खत्म। तो ऐसे वहाँ पर करना था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि जैसी कंडीशन होगी ग्राम इक्विवेलेंट का वही फॉर्मूला रख देते हैं। मास के साथ पूछा जाए तो मास अपान इक्विवेलेंट वेट, मोल के पास पूछा जाए, मोल के साथ अगर कोई n इंटू एक्स लगा देना था, मोलैरिटी के साथ m इंटू वी इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर इक्विवेलेंट फैक्टर है, और नॉर्मलिटी के साथ n इंटू वी, जैसा जो बोलेगा वैसा कर देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 28% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन है द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो देखते हैं, एलिमेंट है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन, परसेंटेज 78% ये हो जाता है। ठीक है, तो बचा हुआ 2 यहाँ पर 22% क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का। अब अगला लेवल होगा परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना। 78 को हमने 12 से डिवाइड किया और 22 को 1 से डिवाइड किया, आपका ये लगभग 6.5 के आसपास आ जाता है, ये 22 आ जाता है। फिर जो सबसे छोटी वैल्यू उसी से सबको डिवाइड करता है, सिंपल रेशियो। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 6.5, अब बताओगे 1, और 22 इज डिवाइडेड बाई 6.5, 6 3 18, आपको 3 पॉइंट समथिंग करके मिलेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं? 3। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा आपका? यहाँ पर CH3 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगले में आपको कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। तो कैसे देखा जाएगा बताइए। अब यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म, चलो मॉलिकुलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म। अगर नंबर ऑफ एटम्स भी आप देखोगे तो आप बताओगे n इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी, अगर है तो। चलो यहाँ पर अगर देखा जाए इन सब में तो एटम के नंबर तो 1 1 है, तो सबसे मेन यहाँ पर छुपा हुआ है। आप बताओगे, चलो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दिया, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो इसके अलावा सब मोल के डायरेक्टली, और मोल के डायरेक्टली का मतलब आपको बताया मास अपान एटॉमिक वेट। तो क्या समझ में आता है? तो आप बताओगे यहाँ पर एटॉमिक वेट के क्या हो जाएगा? इनवर्सली। तो क्या समझ में आया? जिसके एटॉमिक वेट सबसे कम उसी में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर सबसे कम है? आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इनका तो 108 होता है, इनका 20, यहाँ पर इनका ऐसा 16, और यहाँ पर 7। तो सबसे कम किसका है? लिथियम का। तो अब लिथियम को टिक करोगे। आप ऑक्सीजन को रखते हैं यहाँ पर डायटोमिक, आप इसका 2 गुना भी कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर लिथियम का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो। चलिए पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। पहले हम अमोनिया वाली रिएक्शंस लिखते हैं, N2 + 3H2, ये क्या बना देंगे यहाँ पर? 2NH3। इस पूरी कहानी में बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पर इसके 3 मोल, इनके कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है।
तो हमको हमें पता इनका मोल पूछा सर, इनका मोल दिया, तो चलो इनका पे यहाँ पर लिखते हैं कि हमें पता है 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है 3 मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया प्राप्त होगा कितना, 3/2 मोल H2 से। तो कह रहे कितना मोल चाहिए इनको, कह रहे 20 मोल का आ गया, ठीक है। 20 मोल ऑफ NH3, ये मोल है, ठीक है, मोल ऑफ NH3 प्राप्त होगा 3/2 × 20, इतना मोल H2 से। तो बताओ ये कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा, और 10 × 3 कितना, 30 मोल H2। तो कौन सा, डी वाला टिक कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर देखते हैं। चलिए, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैरिटी। तो रिलेशन लिखो, सबसे पहले क्या बताया था आपको, 1000 न्यूमेरिकल्स के लिए 1000 से पूरा हिसाब करके 1000 × D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट किसका हो जाएगा यहाँ पर, अब बताओ कि सोल्यूट का मतलब A, मैं सोल्यूट बोल रहा हूँ NaOH, ठीक है, ये सोल्यूट का इसका मॉलिकुलर वेट। चलो अब रख करके सॉल्व करते हैं। 1000 × 2, यहाँ पर 1000 × D की वैल्यू कितनी है, कहाँ पर है, 1.28 माइनस फिर से 2 और मॉलिकुलर वेट इनका 40। चलो अब रख के सॉल्व करते हैं। 2000 अपान ये आ जाएगा 1280 है कि नहीं भाई, और 40 दूना 80। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 बटे कितना हो जाएगा, 1280 में से 80 गया तो 1200 बचा, ठीक है, 1200 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप बताएंगे यहाँ पर 2 में 20, 2 6 12, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 40 रहेगा 1.66 के आसपास का, 67 के आसपास इतनी मोलरिटी आ सकती है। हम डी वाले को टिक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपको कहता था इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम हमको कहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब आपको पता है 18 ml वाटर है, तो मैंने कहा जहां पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला N × N है, जहां पर मोल ज्यादा वहां पर N ज्यादा। मोल की बात करते हैं, 18 ml का मतलब वाटर डेंसिटी 1, तो यहाँ पर कितना 18, उसको ग्राम मान करके यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, ये इतना है। तो अब बताओ यहाँ पर मोल कितना, 1.18 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा 0.01, ये इतना, लेकिन लीटर में है, तो इसका जब निकालेंगे यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब बताओ कि 0.00 कितना, 0.02224 कितने से डिवाइड, 22.4 से डिवाइड करते हैं। याद रखना यहाँ पर ये एक डिजिट के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी अगर एक डिजिट के बाद करेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे 10⁻⁻4 मोल आ जाता है। और लास्ट में डायरेक्ट करें भाई, ये रहा इतना मोल 10⁻⁻3, जहाँ पर मोल ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा। ये 0.01 मतलब 10⁻⁻2 10⁻⁻4 10⁻⁻3 10 और यहाँ पर 1, तो बताओ कि सब ज़्यादा हमको पहले में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं हमें क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटेड विद कंसर्नेट H2SO4 द एलिवेटेड गैस जो इवॉल्व द इवॉल्व गैस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH pellets the weight of the remaining products at STP। देखो इसकी कहानी सुनो। इसमें पहला एक है फॉर्मिक एसिड, उसको कहते हैं ये HCOOH। इसकी रिएक्शन जब H2SO4 से कराते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, पहले जब डिटेल में था वहाँ पर इनऑर्गेनिक, वहाँ पर इसको पढ़ते थे। H2SO4 एक अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब किसी रिएक्शन करके वहाँ से उसका वाटर अलग कर देता है। तो अब यहाँ से भी उसका डिहाइड्रेटिंग करेगा, यहाँ से वाटर अलग कर देगा जब इनसे रिएक्शन करता है H2O, और साथ ही साथ एक गैस निकलेगी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड कहानी अगर हम यहाँ पर देखें वो है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ये भी जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शंस करते हैं तो इनके साथ भी वही सेम व्यवहार होता है। इनसे क्या किया जाता है, वाटर को निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाला जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। लेकिन ये गैस जहाँ से निकाल रहे हैं, जिस ट्यूब से, जैसे किसी वहाँ पर क्या कर जाते हैं, जहाँ पर उसको जिस बीकर में गर्म करते हैं उसके ऊपर क्या कर जाते हैं, वहाँ पर ट्यूब वगैरह लगाते हैं जिससे गैस बाहर ना निकले, उसको क्या करते हैं वहाँ पर एक कंडेंसर से पास कराते हैं, मान लेते हैं वहाँ पर, और उसी में बीच में वहाँ पर क्या भर देते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पर KOH को भर देते हैं। जिससे मान लेते हैं यहीं पर हमने KOH भर दिया। KOH की एक खास बात है,
वो क्या कर जाता है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है, उनको बिठा लेगा, उनको आगे जाने ही नहीं देगा। लेकिन पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बिठाएगा, कह नहीं, उनको कुछ नहीं करता है। तो यहाँ से जहाँ पर रिएक्शंस कराई जा रही है, जहाँ से जो भी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वहीं बीच में KOH को बिठा दिया गया। KOH वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को तो पकड़ लेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं निकलेगा। और सबसे बाहर जो आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उसी का हिसाब बताना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें दिया गया है इनका मास, जो दिया गया फॉर्मिक एसिड का 23 ग्राम है। और आपको मैं बता दूं इनका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाता है कि आप देखेंगे यहाँ पर 46, तो 23 दूना 46, आप बताओगे 1/20 मोल इसके आ जाता है। अच्छा, इस रिएक्शंस में देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसके 1 मोल से कितना मोल निकल रहा है, 1 मोल। अब आते हैं क्वेश्चन पे यहाँ पर वापस, इसके 1 मोल से यहाँ पर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो इसके 1/20 मोल से कितना बनेगा, 1/20 मोल ये बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर आता है। इनके भी ये बैलेंस रिएक्शन है, इनके 1 मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाहर निकल पा रही है सबसे लड़ते भिड़ते, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मोल। तो अब इनका कितना मोल होगा, इनका मास दिया गया है 4.5 है। तो जब इसका मोल निकालेंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट 90 हो जाता है, 45 दूना 90, अब बताओगे 120 मोल इसके, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 मोल। अब जो भी गैस निकल रही है उसका हिसाब बताओ। तो अब अगर हम देखें टोटल मोल किसके, CO के, तो वहाँ से कितना ऑक्सैलिक एसिड दे रहा है, फॉर्मिक एसिड 1/20 दे रहा है, ऑक्सैलिक एसिड कह रहा है मैं भी इतना ही दे रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, तो 2/20 मतलब 1/10 मतलब 0.1, ठीक है इतना। और 0.1 मोल है, लेकिन हमसे कह रहे हैं मोल नहीं बताना है, क्या बताना, मास। हम कहे कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, मोल इंटू एटॉम मॉलिक्यूलर वेट, इसका 28 हो जाता है। मोल है 0.1 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 आ जाएगा 2.8 इतना ग्राम। ठीक है, तो आप बताएं कौन सा यहाँ पर सी वाला आ जाता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए आया समझ में, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आपको बताया गया, सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म्स टू एलिमेंट XY2, दो कंपाउंड्स बना रहे X3Y2। व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम आया, और जब 0.5 मोल XY3 का आया तो 9 ग्राम आया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। और आपसे कह रहे हैं कि X और Y का एटॉमिक वेट, हम कह रहे हैं कि X और Y नाम के दो एलिमेंट हुआ करते हैं, ये आपस में मिल करके एक बार XY2 बना देते हैं और एक बार मिल करके X3Y2 बना देते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि जब इनका X2Y का हमने यहाँ पर लिया 0.1 मोल किसका, XY2 का, इसका जो मास निकल के आया है वो कितना आया है, 10 ग्राम। और यहाँ पर अगर इसका हम लेके चलते हैं तो इनका अगर हम 0.05 मोल किसका लेते हैं, X3Y2 का, इनका जो मास निकल के आया है वो कह रहे हैं 9 ग्राम। बस इतनी जानकारी दे के कह रहे हैं अब चलो बताना शुरू करो, इसका क्या एटॉमिक वेट, इसका क्या एटॉमिक वेट। ठीक है जी, अब देखना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एटॉमिक वेट इनका बताना, अगर हमें XY2 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उनका क्या टोटल मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और आपको पता है मोल बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपान मोल, क्या हो जाएगा, वेट अपान मोल। तो अब अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वेट कितना है क्वेश्चन में 10 अपान यहाँ पर मोल है 0.1, तो हम कहेंगे यहाँ पर 100 आ जाता है, कितना 100। तो अब इसको अगर 100 आ गया मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट 100। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट जितने भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर सबके एटॉमिक वेट को जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, x + 2y, मतलब x का एटॉमिक वेट प्लस 2y का एटॉमिक वेट मिल करके इनका मॉलिक्यूलर वेट 100 बनाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, इनके पास आते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालो दिए गए इन्फॉर्मेशन से, ये 9 ग्राम है, मास अपान मोल। अब देख रहे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो 900/5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 180 मॉलिक्यूलर वेट 180। इसको कैसे लिखेंगे, कहेंगे 3x + 2y मिल करके तब 180 के बराबर, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बस केमिस्ट्री खत्म, अब कैलकुलेशन करना है। अब सेकेंड में से हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को घटा दें, अब हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, हमारा एटॉमिक वेट तैयार हो जाएगा। ये सेकंड था, ये फर्स्ट वाला है, x + 2y = 100।
अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको घटा रहे हैं, जहाँ पर प्लस होगा माइनस, 2y में से 2y जाएगा तो 0, 3x में से एक x जाएगा तो 2x, और 180 में से अगर क्या हो जाता है कि 100 जाएगा तो 80। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, है कि नहीं। फिर x बराबर 40 को हम किसी फॉर्मूले लिख देते हैं। अगर जो हमारा x बराबर 40 आया है, पुट इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर 3x था, 3 इंटू 40 प्लस 2y बराबर कितना है 180। चलो यहाँ पर 3 इंटू 40 120 हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसको हम ऐसे करेंगे, है समझ में कैसे करना था यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन। तो पहले हमारा टारगेट होगा दोनों कंपाउंड्स के मोल और मास से मॉलिक्यूलर वेट निकालना, और मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा तो आपको पता है उस कंपाउंड के एटम जितने भी उनके सभी के एटॉमिक वेट को जोड़ करके मॉलिक्यूलर वेट बनता है। तो सबका वहाँ पर दो इक्वेशंस बना लिया, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 × 10⁻23 टू 6.020। ये तो नेट का PYQ से सेक्शन ए भी एक क्वेश्चन था, वहां पर पहले शायद क्वेश्चन ही था वहां पर ही। तो आपको बताया था वहां पर क्या हो जाता है कि जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के नंबर कम कर देंगे, पहले जैसे कि मैंने कहा था 1 दर्जन में 12 है, अगर एक रूल्स बनाकर कहा जाए 1 दर्जन में कोई भी चीज़ें रेट उतना ही लगेगा, लेकिन अब क्या हो जाता है कि दर्जन में बस केवल 10 मिलेगा। तो अब बताओगे मतलब 2 का तो नुकसान हुआ, दो जो भी पार्टिकल था उसका खुद का तो मास होगा, मतलब 2 पार्टिकल के मास का नुकसान होगा। मतलब कि अब कोई भी चीज़ होगी, अगर वहां पर ऐसे नहीं कि कार्बन का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, कोई भी चीज़ होगा, अगर पहले उसके 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हुआ करते थे 10⁻23, अब वो 20 में आ जाता है, इसका मतलब बताओगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो उसका मास भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कार्बन वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो आपको कम मिलने लगेगा। चलिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर मैक्सिमम होगा, और आपको पता है फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स का एक ही फॉर्मूला N×N है, ठीक है। तो भाई जहाँ पर मोल ज़्यादा वहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा, बताओ दिए गए मास से मोल निकालेंगे तो 1.8/18 आ जाएगा कितना 0.1 मोल। 18 ग्राम है तो यहाँ पर 18 इज डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा 1, 18 मोल्स। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको 18 दे दिया है ना, और यहाँ पर 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पर तो आपको मॉलिक्यूल से मतलब कैपिटल N की वैल्यू, Na की बात छोड़ो, केवल 18 गिन के बता रहे हैं, इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन डायरेक्टली आपको 18 दे रहा है। इस हिसाब से आप बताओगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा, जिसके मोल सबसे ज़्यादा है, तो बताओगे सी वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं PYQ का। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2O2 gases in the ratio 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixtures? देखो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर 2 गैसेज उनके मास का रेशियो है, कौन सा है H2 और O2। मतलब ये कह रहे भाई ये रहा H2, ये O2, इनके मासेस का रेशियो कह रहे 1:4 है, ठीक है। तो पूछना क्या चाहते हैं, कह रहे व्हाट इज द मोलर रेशियो। मोलर रेशियो को मतलब पता है, मोल का रेशियो, मोल ऑफ H2 अपान मोल ऑफ O2 क्या बताया जा सकता है। अब बताओगे क्यों नहीं बताया जा सकता। तो अब हम यहाँ पर इसी को ओपन करते हैं, मोल ऑफ H2 अपान मोल ऑफ O2। तो मोल को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट H2 का। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का वेट अपान ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, और आपको बताइए ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं। तो वेट ऑफ H2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपान, यहाँ पर आएंगे तो बताओगे वेट ऑफ O2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, ये बन गया। और आपको बताए इनका रेशियो क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 1/4, और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना 32 और हाइड्रोजन का 2 है कि नहीं। और आपको बताए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, अब बताओगे 4/1, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1। समझ में क्या लिख सकते हैं इसको, 4:1 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये करना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं बेसिक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या इसमें आता है।
व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन 50 ml ऑफ 16.9 परसेंटेज सोल्यूशन ऑफ KZNO3 मिक्स विथ 50 ml ऑफ द इतना NaCl। प्रेसिपिटेट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये दोनों लोग जब आपस में रिएक्शन करते हैं ना, KZNO3 और कौन है, NaCl, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कोई और नहीं, कौन होते हैं, वो AgCl होता है। ठीक, अब इनके अमाउंट्स दिए गए, कह रहे हैं ये 50 ml है लेकिन ये केवल 16.9% के साथ है। कहा गया ठीक है, इनका कह रहे हैं ये भी 50 ml है, 50 ml है, लेकिन यहाँ पर ये 5.8% के साथ है। तो पूछ रहे कितना AgCl बनेगा, वो भी इसका मास पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर इसका मतलब हम लोग यहाँ पर समझे, (16.9% का मतलब आप इसका कहते हैं 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 आप कहेंगे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन, याद रखना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। ठीक, तो अब अगर हम देखते हैं कि 100 ml में वो इतना ग्राम है, लेकिन हमें कितना ml दिए, 50 ml, तो अब आपको यही देखना है, ऐसा नहीं कि ये इतना परसेंटेज बताया लेकिन वहाँ पर केवल 50 ml, हमें पता है इसको ओपन करेंगे तो कहेंगे 16.9 ग्राम तो 100 में प्राप्त होगा, तो कहेंगे फॉर, अगर क्या कहते हैं यहाँ पर 50 ml ऑफ सोल्यूशन, 50 ml ऑफ सोल्यूशन, तो कंटेन वो क्या रखेगा बताओ, मास कितना, भाई जब 100 ml में इतना मास है तो आधे में उसके क्या हो जाएगा, 50 ml इसका आधा हो जाएगा। अब बताओगे 16.9/2, तो अब बताएंगे यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 4 8 2 5 10, इतना ग्राम। अब सही से मास निकल के आया है, ठीक है, इसका मास निकल के आया है यहाँ पर ये। अब ऐसे ही सेम लाइन, ये तो पहले वाले के लिए हो गया, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर 5.8% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 5.8 ग्राम ऑफ NaCl, ये कौन है, NaCl, ठीक है, बताएंगे प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इतने में। तो फिर से बताओगे भाई तब 50 ml तो हमको दिया गया, 100 ml थोड़ी, 50 ही दिया गया, और तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर 50 ml ऑफ सोल्यूशन, अगर 50 ml सोल्यूशन दिया गया है उसमें, तब तो इनका मास आधा ही होगा, आधा का मतलब 5.8/2, अब बताओगे यहाँ पर 4 आ जाता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है 2 9 18, इतना ग्राम। तो अब आते हैं लाइन पे, तो कहने का मतलब यहाँ पर घुमा फिरा के हमें जो दिया, अब हमें इनका सही से मास पता चला, इनका मास है 8.45 और इनका मास कितना है 4.9। तो अब मैं इनको साइड में से लिखता हूँ। अब बताओगे AgNO3 है प्लस यहाँ पर NaCl है, AgCl तो बनाएगा, लेकिन अब यहाँ पर इनके पास चलते हैं, इनका जो अगर हम मोल निकालेंगे, क्या निकालते हैं यहाँ पर मोल, तो इनका मास कितना आया है 8.45 है, और याद रखना जब इनका मोल निकालते हैं तो मास, इनका मॉलिक्यूलर वेट 170 आ जाता है, ये लगभग 0.049 आ जाता है। इनका जब मोल निकालेंगे, इनका मास है कितना, 4.9, और इनका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 58.5 आ जाता है। जब इनके मोल निकलते ये भी आ जाता है 0.049। तो अब आपको बताइए अगर हम यहाँ पर LR निकालेंगे, इनके कोफिशिएंट सही है बैलेंसिंग के साथ, 1 मोल 1 मोल 1, LR निकालेंगे तो आप बताएंगे, तो यहाँ पर मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड किया 1 से, इनको भी 1 से, सेम वैल्यू आ रही, मतलब आपको पता है अगर वहाँ पर किसी की वैल्यू कम नहीं बराबर आ रही है, जब हम जो भी मोल आए उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, अगर सबकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर आप बताओगे कुछ नहीं, तो बताओगे अब यही ग्राम इक्विवेलेंट, यही मोल किसके हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे इसके। तो मैंने कहा था इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, अगर मोल ऑफ AgCl निकालना है तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 × 0.049, ऐसे तो निकालते थे, LR किसी को मान लो यहाँ पर, तो 1 × इतना हो जाता है। फिर मैंने कहा हमसे मास पूछा, हमने कहा ठीक है मास पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर वेट मोल कितना हो जाएगा 0.049 इंटू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट AgCl का आपको पता है यहाँ पर निकालेंगे 143.5, 143.5। तो वेट आपका जो आ जाएगा AgCl का, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका 7.1 इतने ग्राम के आसपास आता है। हम कौन सा टिक कर देते हैं यहाँ पर 7 ग्राम, आया समझ में। तो इस क्वेश्चन का मेन पूछने का मकसद ये था, क्या आप ये दिए गए परसेंटेज से 50 ml में कितना मास छुपा होगा बता सकते हैं, दिए गए परसेंटेज से 50 ml में कितना मास छुपा होगा बता सकते हैं। तो ये जो इतना परसेंटेज एक्चुअली में 100 ml होता तो इतना ही उसका ग्राम होता मास,
लेकिन बताएगा उसका आधा, तो हमने कहा मास आधा हो जाएगा। जब आधा मास हो गया, उस आधे मास के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके उनके मोल्स निकाल लेते हैं। पता चला दोनों के मोल सेम है, तो और कोफिशिएंट 1 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, आप इसको अगर LR निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लिमिटिंग रीजन का, तो मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, 1 1 है तो सेम वैल्यू आ रहा है। तो आप बताओगे वैल्यू ऑफ यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू वैल्यू ऑफ LR, ये तो LR दोनों बन जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर 0.049 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मास निकालेंगे तो मोल इंटू मॉलिकुलर वेट करके निकाल लेते हैं 7.1, मतलब 7 वाले को टिक कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। चलो इस वाले क्वेश्चंस को पढ़ो यहाँ पर। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो सबसे पहले रिएक्शंस को लिखो। मैग्नीशियम कार्बोनेट सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट डिसोसिएट होते हैं हीटिंग करने पर, और टूटने का तरीका आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। तो MgO खुद मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है, ठीक है। कहा गया ये 20 ग्राम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 ग्राम मिला है। तो पूछा गया क्या होगा इसके परसेंटेज प्योरिटी, मतलब ये कितना परसेंट प्योर है। तो सबसे पहले हम अभी क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, इनको देखते हैं। और जब मैग्नीशियम का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 मोल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 1 मोल है। तो इनका हिसाब मास की चल रही है। तो हम पहले आपको देखेंगे इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है। 24 और कार्बोनेट का 60, यहाँ पर 4 2 84, तो कहेंगे इसका मतलब ये 84 ग्राम होगा। तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे, यहाँ पर 24, यहाँ पर 16, 6 4 10, 3 1 4, ठीक है, 1 5, ठीक है, यहाँ पर 50 आ जाता है, ठीक है, ये 50। तो क्या समझ में आया, याद रखना कि अगर हमें पता है कि यहाँ पर 50 ग्राम प्राप्त होगा कितने, 84 ग्राम से, ठीक है, 2 1 3, सॉरी यहाँ पर 4 ना, 40 ग्राम। हमसे पूछा गया इनका मास, हम पहले क्या करते हैं, इनका एग्जैक्ट मास क्या होना चाहिए था वो हम देखेंगे जब ये 8 ग्राम प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कहेंगे 40 ग्राम ऑफ MgO इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम की अगर बात करते हैं, 1 ग्राम ऑफ MgO बराबर हम कहेंगे 84 डिवाइडेड बाई 40, इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से होगा। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि अगर 8 ग्राम प्राप्त होता, 8 ग्राम, अगर 18 ग्राम का MgO प्राप्त होगा तब कितना वहाँ पर ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 84/40 इंटू क्या करते थे 8, इतना ग्राम ऑफ MgCO3 होगा। और आपको पता है जब इसको हम करते हैं तो लगभग 16.2 के आसपास आपका इतना आ सकता है, ठीक है। कितना आ जाता है यहाँ पर, 16.8 के आसपास आ जाता है, ऐसे इतना ग्राम आ रहा है। तो 8 ग्राम को प्राप्त करने के लिए अगर MgCO3 प्योर होता तो केवल 16.8 ग्राम से ही प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भाई हमें तो 20 ग्राम लेके चलना पड़ रहा है। कहा गया इसका मतलब आपका जो MgCO3 आप खरीदे हो वो प्योर नहीं है। तो कितना परसेंट प्योर होगा, अगर परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी किसका, ऑफ Mg, तो हम कहेंगे कितने ग्राम होने चाहिए थे, 16.8 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कितना ग्राम लेके चले हो, 20 इनको क्या कर देते हैं 100। याद रखना इतने से, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन को साइड में रखते हैं कितना मास लेके चले। पहले हमने यहाँ पर रिएक्शन से देखा इनके 1 मोल इनके मोल, मतलब 40 ग्राम को प्राप्त करने के लिए 84 ग्राम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो 1 ग्राम के लिए 84/40, तो और 8 ग्राम जब ये कर रहे हैं 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम के लिए आप बताओगे 84/40 इंटू 8 कर देंगे तो 16.8 ग्राम से ही काम चल जाएगा। लेकिन 20 ग्राम लेके आ रहे तब इतना निकल रहा है, इसका मतलब वो प्योर नहीं 100%। तो कितना चाहिए होगा, इतना, कितना लेके चलना पड़ा, इतना इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करते तो आपका यहाँ पर, ठीक है, 20 5 100, 16 5 80, आप बताएंगे यहाँ पर 84 के आसपास आ जाता है। 84 कितना परसेंटेज प्योर है, केवल 84% प्योर है बस। चलिए यहाँ पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of ClO2 each at STP, the mole of the HCl is formed. देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी रिएक्शन लिखेंगे, H2 और Cl2 रिएक्शन करके
HCl बनाएंगे और आपको बताया मोल की मदद से कर रहे हैं तो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट अच्छा सा ही होना चाहिए। बैलेंस रिएक्शन है। इनका जो वॉल्यूम दिया गया H2 का कह रहा है ये रहा 22.4, इनका रहा 11.2 और इनका क्या पूछा जा रहा है मोल कितना होगा, ठीक है लीटर, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे आपको बताया, क्या ये मोल दिया है, नहीं, हम LR की मदद करेंगे। जब भी प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाए कुछ भी बोले हम LR की मदद लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मोल थोड़ी ना है, मोल बना लो नहीं है तो क्या दिक्कत है। 22.4 को 22.4 से भी इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 1, ठीक है। और इनको क्या करते हैं यहाँ पर 11.2 को हम 22.4 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 का मतलब 0.5 आ जाता है। बताओ छोटा कौन सा है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ LR बोल दिया, वैल्यू ऑफ LR। और क्या सिखाया था आपको, जब मोल प्रोडक्ट का पूछा जाए उसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू जो, अच्छा यहाँ पर अभी एक चीज़, हाँ, तो जब हम LR निकालेंगे तो यहाँ पर इसको 1 से डिवाइड करेंगे, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो इतनी आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू ये, तो वैल्यू ऑफ LR, ठीक है, क्योंकि मोल के बाद हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम थे तो वैल्यू जो मोल के है वही यहाँ पर LR से डिवाइड, LR निकालते समय भी है। चलो अब यहाँ पर 2 इंटू वैल्यू ऑफ LR कितना 0.5 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मोल HCl। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 मोल HCl, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। चलो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, कह रहे कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, बर्न विथ 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज्ड वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, कौन बचा रह जाएगा और कितनी मात्रा में, इन एक्सेस हाउ मच। चलो सबसे पहले रिएक्शंस लिखते हैं। मैग्नीशियम हाफ O2 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाफ O2 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और जब इसकी हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस कराते हैं तो ध्यान देना, इसका आपको 1 ग्राम दिया है और इनका आपको 0.56 ग्राम दिया है, तो मोल निकालेंगे भाई इनका, तो 1 को कितने से डिवाइड करेंगे 24 से, ये लगभग 0.04 समथिंग करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और अगर इनके पास आते हैं तो यहाँ पर जब इसका मोल निकालेंगे 0.56 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे 0.0175 के आसपास आ जाता है। तो अब यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला, यहाँ पर इनके मोल्स निकाले। अगर मोल्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, 16 के आसपास आता है, तो अब यहाँ पर मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो LR निकलेगा, तो यहाँ पर 0.0416 डिवाइडेड बाई 1 तो 0.016416 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे LR निकालने के लिए तो बताओगे 0.0175 डिवाइडेड बाई कितना 1/2, 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 7 34 35, ठीक है, आपका इतना आ जाता है, ठीक है। ये बताओ ये 0.04 समथिंग, ये 0.035 समथिंग, तो अब बताओगे हमारी वैल्यू कौन आ रही छोटी, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ LR। ऑप्शन से एक बात क्लियर है कि ऑक्सीजन नहीं बचने वाला है, ठीक है, तो हमारे 2 ऑप्शन तो चले जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो बचेगा कौन यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कितना बचा रह जाएगा, उसके लेफ्ट अमाउंट की बात करते हैं, लेफ्ट mg अगर पूछा जाए तो मैंने कहा था इनिशियल में कितना है, अब बताओ इनिशियल में 0.0416 था, माइनस स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, वैल्यू ऑफ LR कितना है आपका 0.035, ठीक है, ये हो जाता 0.035 आ जाता, ठीक है, 0.035। तो चलो अब यहाँ पर अगर इसको हम देखते हैं, इसको घटाते हैं तो 0.0066 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाती है, लेकिन याद रखना वो क्या आएगा मोल, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, क्या पूछा जा रहा है मास। तो अब आपको पता है मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा जाएगा, तो मोल कितना है 0.0066 और इनटू क्या कर देते हैं एटॉमिक वेट इसका 24, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आपका 0.1567 के आसपास आ जाता है, इसको हम राउंड फिगर करते हैं, इसको 0.16 ग्राम के आसपास मान लेते हैं। तो अब बताओगे यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, मैग्नीशियम बचेगा वो भी 0.16 के आसपास। बहुत लोग क्या कर जाते हैं यही मोल तक निकाल करके रुक जाते हैं, उनको लगता है कि मोल मैच नहीं कर रहे कोई ऑप्शन, तो आपसे मोल नहीं पूछा जा रहा है ना, आपसे मास पूछा जा रहा है, तो मोल से फिर हम क्या करते हैं मास निकालेंगे। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर।
पूछा कि इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मेथेन, तीनों के H2O2 और मेथेन हैज बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, टेम्परेचर 27 डिग्री C, इन आइडेंटिकल कंडीशंस, द रेशियो ऑफ H2O2 एंड Cl2 वुड बी। देखो उनका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कौन है, मेथेन है, सबके मास सेम है। हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल कंडीशन है, जो मासेस का रेशियो होगा वह उनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है PV बराबर nRT, ठीक है। जो इनके क्या हो जाता है, अगर P, R और T कांस्टेंट है तो V डायरेक्ट मोल, जो मोल का रेशियो है उनके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। अब आपको पता है सबके मास सेम है, तो इनका मास सबका मोल निकाल लेते हैं, मास इक्वल मासेस है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इनका मास भी W, मॉलिक्यूलर वेट कितना 32, इनका मास W और मॉलिक्यूलर वेट कितना 16, ये तो इनका ये आ जाता है। और आपको बताइए यहाँ पर इसको ऑप्शन के हिसाब से हम करते हैं तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 32 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 32/2 आ जाएगा 16, 32/32 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 32/16 आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मोल का रेशियो बोलो चाहे वॉल्यूम का रेशियो बोलो 16:1:2, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर नीट के और जेईई मेंस के वहाँ पर PYQs के रखे गए थे वो सेक्शन बी में सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बचता है यहाँ पर मोल और वॉल्यूमेट्री का सेक्शन सी, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उसको हम लोग अगले टर्न पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।